Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to study about ecosystem. इकोसिस्टम क्या है? किसी भी जगह पे किसी एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे जो मौजूद होते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। और मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे ये आप देखें वाटर में जो है, ये फ्रेश वाटर एक पॉन्ड है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। ये लैंड या ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो सकता है ये कोई डेजर्ट इकोसिस्टम हो। इधर अगर समुंदर का होगा तो वो मेरीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को पढ़ने से पहले डिटेल से वी नीड टू लर्न सम न्यू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टडी इकोसिस्टम। सबसे पहले एक वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है वो एड्रेस होता है प्लांट या एनिमल का। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट या एनिमल जिधर रह रहा है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है स्पीशीज। स्पीशीज जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। देन कम्स पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीशीज जो है एक जनरल एरिया में कहीं रह रहे हों, एक वक्त पे एक जगह में एक ही स्पीशी के जितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों वो उसकी वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये जो डियर्स हैं, ये हो सकता है इस वैली या इस ग्राउंड की पॉपुलेशन ऑफ डियर्स हो। देन कम्युनिटी। एक वक्त में किसी भी जगह कोई एक एनिमल या प्लांट नहीं रह रहा होता, पॉपुलेशन नहीं होती, यानी कि कई पॉपुलेशंस मिलके रह रही होती हैं। तो जो पॉपुलेशंस मिलके एक जगह पे रह रही होती हैं दैट इज डिफाइंड एज द कम्युनिटी। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप देखें गजल्स हैं, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं, जेब्रास हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, लायंस हैं, वाइल्ड बीस्ट हैं। तो इकोसिस्टम इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, इट इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव। ठीक है जी। जगह के जितने एनिमल्स प्लांट्स हैं सबको मिलकर आके कहा कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ अगर हम उस एरिया के नॉन लिविंग सराउंडिंग को भी कंसिडर कर लें, दैट मेक्स द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के इस लिहाज से दो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट कॉल्ड द बायोटिक फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर्स। दिस डायग्राम इज आल्सो इन योर बुक। अगर हम इसको देखें, इट्स अ हायरार्की ऑफ इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जहाँ भी रह रहा है वो उसका हैबिटेट है, और उसके ही जैसे उसके ही स्पीशी को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस हैबिटेट में एक वक्त में रह रहे हैं एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम ऑफ द सेम स्पीशी, देन दे आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। लेकिन एक जगह पे एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन नहीं होती, ज़्यादा होती हैं। प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं, एनिमल्स भी कई तरह के होते हैं। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, सबको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको अगर हम एक जगह में जो रह रहे हैं उसको कंसिडर कर लें, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। लेकिन कोई भी कम्युनिटी सिर्फ लिविंग थिंग्स कहीं भी नहीं होते, उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट जरूर होता है। एयर, वाटर, सॉइल, वो सब कुछ मिला के कहलाएगा इकोसिस्टम। दुनिया में बहुत तरह के इकोसिस्टम हैं। लैंड इकोसिस्टम अलग हैं, वाटर इकोसिस्टम्स अलग हैं। ये सारी तरह के इकोसिस्टम मिला के अर्थ के जितने भी हैं वो कहलाते हैं बायोस्फीयर। इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ओके जी। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हमने बात की थी कि इकोसिस्टम के बेसिकली टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करें, प्लांट्स या ग्रीन एल्गी जितने भी हैं, या कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं। All organisms which are capable of performing the process of photosynthesis to make food, they are called producers. फूड जो भी बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, और जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर्स हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर्स कई तरह के हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाएं, जैसे हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली नहीं खाते, वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कार्निवोर्स। इसी के आगे टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं। एंड देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इन जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब ने मर जाना है। या उनके जैसे प्लांट जिंदा भी है लेकिन उसके लीव्स शेड हो रहे हैं, कंज्यूमर जिंदा है लेकिन दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, तो उनकी फीसेस वगैरह जितना भी मटेरियल है उन सबको ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज करना, दैट इज द टास्क ऑफ डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स हैं एंड दे रिटर्न द
the chemicals required for the growth of producers. Then comes the abiotic components. इसमें सबसे पहले तो आ जाता है एयर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, डिकम्पोजर्स हो, उसमें ऑक्सीजन चाहिए, एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स को. वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. वाटर के बगैर लाइफ नहीं है. वाटर जो है जितना ज़्यादा जहाँ पे होगा रेनफॉल के थ्रू या और किसी सी सिस्टम या लेक सिस्टम वगैरह के थ्रू, रिवर सिस्टम के थ्रू, वहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होंगी, और अगर वाटर कम होगा तो लाइफ फॉर्म्स कम होंगी. देन विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल में जो है वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए, और सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि किस जगह पे प्लांट्स कम या ज़्यादा होने. टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर वो भी हार्मफुल है. 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे प्लांट्स और एनिमल्स किल होने लगते हैं, और 5 डिग्री से कम पे भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं या किल हो जाते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स ज़्यादा होंगी, और जहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगा वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स कम होंगी. रेनफॉल डिटरमिन्स के इतनी ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी कहीं पे होने. लाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे लाइट मेंशन नहीं है. लाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके बगैर जो है लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते. Light is required basically for the process of photosynthesis. This diagram is showing biotic and abiotic components. देखें सन जो है इसकी एनर्जी लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूसर्स तक पहुंच रही है. प्रोड्यूसर्स जो है इस एनर्जी को यूज करते हैं, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और एंड दे टेक वाटर विद फ्रॉम देयर रूट्स. ये वाटर किधर से आ रहा है? बारिश से, प्रेसिपिटेशन के थ्रू. और प्लांट्स को सिर्फ वाटर नहीं चाहिए होता, और भी बहुत सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह. वो सब सॉइल डिकम्पोजर से मिल सकते हैं रूट्स के थ्रू. ये सब सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब करते हैं प्रोड्यूसर्स, then they make food. This food is eaten up by animals. Primary consumers which are herbivores. Primary consumer को फिर खाते हैं. Secondary consumer which are the carnivores. इसी तरह अगर जो dead animals को eat up करते हैं वो कहलाते हैं scavengers. जो plants को भी खाते हैं, animals को भी खाते हैं, जैसे bears हैं, हम हैं, तो वो कहलाते हैं omnivores. और predator वो होता है जो कि अपने शिकार को पकड़े और किल करे. ठीक है जी. A predator is a carnivore that kills and eats other animals. That is called carnivore. So herbivore, plant eating, carnivore, animal eating, omnivore, plant और animal दोनों को जो खाए. predator जो kill करके खाए. scavenger जो dead animals को eat up करे. That are called scavengers. और producers, consumers और decomposers, these are the different categories utilized for the biotic components. अच्छा, ये जितने भी organisms हैं, they are actually interlinked with each other, और इनके अंदर एक feeding relationship होता है which is called food chain. Food chain is basically a process by which organisms are interlinked. It is the flow of energy from one feeding group of organisms to the next. और बेसिकली एक डायग्राम होती है जिसको सीरीज ऑफ एरोज के जरिए कनेक्ट किया जाता है, और एरो का जो हेड होता है, पॉइंटर जो होता है, वो उस ऑर्गेनिज्म की तरफ होता है जो उस पिछले ऑर्गेनिज्म को ईट अप कर रहा है. सो इन दिस केस प्रोड्यूसर जो क्या है, छल्ली, मकई, मेज, इसको कौन खा रहा है? लोकस्ट एक तरह का ग्रास हॉपर होता है. इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर. इस लोकस्ट को लिजर्ड खा लेगी, देन दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. इस लिजर्ड को अगर स्नेक खा लेगा, देन दैट इज द टर्शियरी कंज्यूमर. आपकी बुक में जो फूड चेन दी हुई है वो ग्रास हॉपर ईट अप कर रहे हैं, ग्रास हॉपर को माउस ईट अप कर रहे हैं, और माउस को आउल ईट अप कर रहा है. तो देयर कैन बी सो मेनी फूड चेन्स एट अ टाइम. और फूड चेन्स जो है एक्चुअली ये भी बताती हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है ऑर्गेनिज्म का. ट्रॉफिक लेवल जो है वो किसका है? प्रोड्यूसर्स का, जो कि फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर. ये हर्बीवोर्स हैं जो कि फूड को, प्लांट को ईट अप कर रहे हैं. द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कार्निवोर्स हैं. और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर्स विच आर एक्चुअली सेकेंडरी कार्निवोर्स जो कि इनको खाते हैं. ठीक है जी. सो प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं और कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. एक वक्त में किसी भी जगह पे, किसी भी एनवायरनमेंट, किसी इकोसिस्टम में एक फूड चेन नहीं चल रही होती, बहुत सारी फूड चेन्स चल रही होती. जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको बहुत तरह के
हर्बीवोर्स खा रहे होते हैं, हर्बीवोर्स को बहुत तरह के कार्निवोर्स खा रहे होते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी ईट अप कर रहे होते हैं. तो these are many food chains and they make up a web which is called the food web. Food web is actually made up of many chains, food chains. और इसमें एक और जो कैटेगरीज में पता चलती है, देखें, प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और या हर्बीवोर्स हैं, और कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, और ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स कौन है? जो कि प्लांट्स को भी ईट अप करते हैं और एनिमल्स को भी ईट अप करते हैं, जैसे बियर्स, जैसे ह्यूमंस. Now we come towards interdependence in ecosystem. Ecosystem के जो different components हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं, और जितने भी organisms हैं ecosystem के वो एक दूसरे के साथ interlinked हैं, interdependent हैं. एक ग्रुप की अगर population बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर होगा, और एक की कम होगी तो उसका भी इफेक्ट होगा. सो डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन है, और इसको डिफरेंट तरह से क्लासीफाई किया जाता है. अगर आप इंटरनेट पे गूगल करें तो आपको बहुत सारी इसकी, कहीं पे इसकी 4 टाइप्स मिलेंगी, कहीं सिम्बायोसिस की 4 टाइप्स, इन सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा सिम्बायोसिस में. लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है अभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. सिम्बायोसिस, कंपटीशन और प्रीडेशन विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फीडिंग. कंपटीशन क्या है? एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो इकोसिस्टम में हैं वो compete करते हैं विद अदर स्पीशीज या विद द सेम स्पीशी. जैसे अगर किसी जगह पे प्लांट ज्यादा हो जाए तो वो compete करेंगे फॉर लाइट, फॉर वाटर, फॉर मिनरल्स टू एब्जॉर्ब. एनिमल्स हैं वो compete करेंगे फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेटिंग. स्ट्रॉन्गर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एडवांटेज ले लेंगे वीकर का, और एंड दे विल हैव get a better chance of surviving. And predation is actually the eating up of other organism. में बेसिकली तो कार्निवोरी आ जाती है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट अप कर ले. ये टाइगर अगर इस गैजल को ईट अप कर ले, या ये जो लायन है ये इस वाइल्ड काउ को ईट अप कर ले, दिस इज कार्निवोरी. लेकिन हर्बीवोरी भी एक्चुअली एक फीडिंग रिलेशनशिप है जिसमें कि एनिमल्स प्लांट्स को ईट अप करते हैं. कैनिबलिज्म तो एक वो रिलेशनशिप है जिसमें अपनी ही स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर ईट अप कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म. Then comes symbiosis. ओके, ये हमने इधर से स्टार्ट किया था. तो इंटरडिपेंडेंस इन इकोसिस्टम में 3 चीजें हैं: कंपटीशन है, फीडिंग है, सिम्बायोसिस है. कंपटीशन में अमूमन ऑर्गेनिज्म दूसरे को डायरेक्टली किल नहीं करता, लेकिन वो compete करते हैं उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए टू गेट more water, more shelter, more food in plants, more light, etc. फीडिंग रिलेशनशिप में एक हर्बीवोरी है, यानी एनिमल्स का प्लांट्स को ईट अप करना, और एक प्रीडेशन है, यानी एनिमल्स का एनिमल्स को ईट अप करना. और जो एक और इंटरडिपेंडेंस है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस कभी भी ऑर्गेनिजम्स अगर एक दूसरे के करीब रहें, whenever two organisms are in a close association relationship, then that is called symbiosis. ठीक है जी. और इसमें इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं: पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म. इनको अभी हम देख लेते हैं जनरलाइज्ड एग्जांपल से. सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म क्या है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट हो, किसी को भी हार्म ना हो. जैसे फ्लावर्स एंड हनी बीज. हनी बीज कम टू फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर. को फायदा क्या होता है कि इनको नेक्टर मिलता है. जब वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह से पॉलन ग्रेन्स उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं. सो फ्लावर्स की पॉलिनेशन हो जाती है. पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन वगैरह, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कंप्लीट होता है. सो दोनों का फायदा है. प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर सकते हनी बीज के बगैर, हनी बीज नहीं सर्वाइव कर सकती फ्लावरिंग प्लांट्स के बगैर. तो सच रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है. जैसे ये वेल है बहुत बड़ी सी, इसके ऊपर ना बार्नकल्स अटैच हो जाते हैं. बार्नकल्स जो है ना वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद नहीं मूव कर सकते, उनके साथ अटैच हो जाते हैं. वेल बड़ी सी है, उसको कुछ नहीं होता. जैसे अगर हमारे ऊपर कोई छोटी सी चीज अगर पक जाए और तुम्हें पता भी शायद ना चले, तो whales are very huge and barnacles are not very large. तो barnacles जब इसकी बॉडी पर अटैच हो जाते हैं तो whale को खास फर्क नहीं पड़ता. उसके ऊपर कई barnacles अटैच होते हैं and it keeps on swimming. तो barnacles को फायदा होता है. अगर barnacles एक ही जगह पे रहें तो उन्हें हर जगह से फूड नहीं मिल सकता, लेकिन जब वो whale की बॉडी के ऊपर अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो उन्हें डिफरेंट जगहों से फूड मिलता रहता है. सो एक को फायदा है और दूसरे को ना नुकसान है ना फायदा. पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है. जैसे
एक्टोपैरासाइट्स हैं, जैसे डॉग्स के ऊपर, कैट्स के ऊपर टिक्स और फ्लीज अटैच हो जाती हैं, ह्यूमंस के ऊपर लाइस अटैच हो जाते हैं। ये जो है ये क्या करते हैं, ये ब्लड को सक करते हैं, कैट हो चाहे डॉग हो चाहे ह्यूमन हो, ये टिक्स, लाइस और फ्लीज जो है ये ब्लड सक करती हैं। तो इसको तो फायदा हो रहा है कि फूड मिल रहा है, लेकिन इस कैट को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि उसकी स्किन पे इरिटेशन हो रही है और वो बीमार होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। ठीक है जी। सो आपकी बुक में जो एग्जांपल एक बताई गई है दैट इज ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनेमोन। आई होप कि आप सबने फाइंडिंग नीमो देखी होगी। फाइंडिंग नीमो में नीमो जो है और आगे उसके जो पेरेंट्स वगैरह जनरेशन हैं वो सब क्लाउन फिश है। क्लाउन फिश एक ऑर्गेनिज्म में रहते हैं विच इज कॉल्ड सी एनेमोन। सी एनेमोन जो है इसको फायदा होता है क्लाउन फिश के रहने से, क्योंकि ये इसके लिए इसकी सफाई भी करती हैं और इसके प्रे को भी अट्रैक्ट करते हैं। क्लाउन फिश को ये फायदा होता है कि सी एनेमोन जो है ना, इसके स्टिंग्स होते हैं जो बाकी फिश को स्टिंग करते हैं, इसको नहीं करते। तो ये इसमें रहते हुए जब तक सी एनेमोन के टेंटिकल्स, ये जो लंबे लंबे होते हैं सी एनेमोन के टेंटिकल्स, इनके बीच में जब तक क्लाउन फिश हो तो उसको कोई और अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन हासिल है और इसकी वजह से सी एनेमोन को बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए मददगार हैं, हेल्पफुल हैं। दैट इज अ म्यूचुअलिज्म। एक और ये मतलब बात हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, एक और दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, जैसे क्लाउन फिश और सी एनेमोन। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, जैसे बार्नकल्स अटैच हों वेल की बॉडी के ऊपर। पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, जैसे डॉग की बॉडी के ऊपर टिक्स अटैच हो। आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे 4 डायग्राम्स दी हुई हैं, जिसमें आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कुछ इसमें कमेंसलिज्म शो हुआ है, कुछ प्रीडेशन शो हुआ है और कुछ म्यूचुअलिज्म शो हुआ है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।